चलो चलो ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट जो पार्ट है वो शुरू करते हैं। अब इजी ही है। कल क्लास तबीयत जैसा बताया था 2 दिन पहले, तबीयत की वजह से नहीं दे पाया था। आज भी देखता हूँ मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना एक्सटेंड करने की कोशिश करूँगा। तो प्रीवियस क्लास में आई थिंक क्या था हमारा, कर्नेल थे। ठीक है, तो जो हमारे पास कर्नेल की डेफिनेशंस, कर्नेल के फंक्शंस एज वेल एज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कर्नेल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, मैंने दोनों आपको बताया था। तो जब कर्नेल की बात करेंगे, टाइप की बात करेंगे, तो मोनोलिथिक कर्नेल एंड माइक्रो कर्नेल। आपका टास्क भी शायद मैंने बोला था या नहीं बोला है, तो भी आप दोबारा सुन लीजिए कि ये मोनोलिथिक कर्नेल और जो माइक्रो कर्नेल है, इन सबका एप्लीकेशन किन फंक्शंस पे हो रहा है, या ऐसा कोई सिस्टम जहां पर आपका मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नेल यूज हो रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तीसरी चीज जो कर्नेल की जो बात करी थी, दैट वाज री एंट्रेंट कर्नेल। तो री एंट्रेंट कर्नेल आपका री एंट्रेंट प्रोग्राम से मिलकर बना हुआ था। मेन जो उसमें इम्प्लीमेंटेशन था, दैट वाज अबाउट री एंट्रेंट प्रोग्राम विच डजंट मॉडिफाई इटसेल्फ और एनी ग्लोबल डेटा। तो ग्लोबल डेटा की बात भी करी गई थी, उसमें मैंने एग्जांपल देकर भी बताया था कि आपको किसी में जब भी हम करते हैं तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की अगर बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में है क्या, जितने भी हमने फंक्शंस देखे तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है आपका। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस की बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, तो एक लेयर बाय लेयर सारी चीज़ों में जो वर्ड आपका यूज़ हो रहा है कि सर्विस क्या हो गई, फंक्शन क्या होगा, तो माइन्यूट सा डिफरेंस है। बस बेसिक वर्किंग आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक वर्किंग है क्या। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सर्विसेज में देखिए आप क्लियरली समझ पाएंगे। पहला जो सर्विस प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जैसे पहले हमने सर्विसेज में क्या देखा था कि इंटरफेस होते थे, मैनेजमेंट होते थे, तो उन्हीं को थोड़ा सा और डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि उन फंक्शंस के बिहाफ पर हमें क्या सर्विसेज मिल सकती हैं और उन सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स होंगे, कि किसी एक स्पेसिफिक डोमेन की बात कर लें, किसी स्पेसिफिक एरिया की बात कर लें, किसी स्पेसिफिक सर्विस की बात कर लें, तो विच कंपोनेंट इज नेसेसरी फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस, और उस सर्विस के लिए हमारे पास जो अल्टीमेटली फंक्शंस होते हैं वो कैसे हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट वेयर द यूजर कैन कन्वीनियंटली रन programs. The user does not have to worry about the memory allocation or multitasking etc. in bracket CPU scheduling. तो जो सर्विस की बात हो रही है, शुरुआत में हम लोगों ने जो मैनेजमेंट में देखा था, आपका जो फंक्शंस थे कि अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो वो लगभग लगभग आपके सारे फंक्शंस उसमें अप्लाई हो जाएंगे। बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिलेट करिएगा कि अगर कोई हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है, तो जो अगर आपको फंक्शंस याद हैं जिसमें हमने यूज़र इंटरफेस बोला था, मेमोरी मैनेजमेंट बोला था, प्रोसेसर मैनेजमेंट बोला था, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट था, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट था, तो वो लगभग लगभग आपके सारे इम्प्लीमेंट होते हैं इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। कैसे कि अगर आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है तो आपको एटलीस्ट एक इंटरफेस तो होना चाहिए जिसके थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएंगे अबाउट योर प्रोग्राम। ठीक है, पहली चीज एग्जीक्यूशन का ही पार्ट है। फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होगा तो जो भी कोड लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट, यानी कि प्रोसेसर की वो शेड्यूलिंग। ठीक है,
इसके बाद मेमोरी कितनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, इन टर्म्स ऑफ मेन मेमोरी। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो मीनवाइल जब भी आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो कैसे होंगे, ठीक है। तो ये एक एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में इट डिपेंड्स, ठीक है। अगर बेसिक बात करें तो बेसिक में हमें प्रोसेसर भी चाहिए होगी और मेमोरी एलोकेशन भी चाहिए होगा, ठीक है। मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि जो प्रोसेस होगी वो स्वैप इन स्वैप आउट होगी, तो भी कॉन्सेप्ट तो हमें या यूजर को इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं होता, वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। तो डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे कि सर्विस एक जैसा लगता है, फंक्शन सर्विस कंपोनेंट। तो कंपोनेंट से निकल कर आपका क्या आ रहा है, क्या सर्विसेज, और सर्विसेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, यूजर को कुछ भी नहीं मालूम है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, बस इंस्टॉलेशन तक को उसको ध्यान देना होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम नोटिफाई करा देता है कि विच इज फिजिबल और नॉट, विच इज कंपेटेबल और नॉट, ठीक है। दूसरा भी मैंने इसी में एक्सप्लेन किया है कि डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा रहा है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, द यूजर नीड ओनली स्पेसिफाई आईओ डिवाइस एंड द ऑपरेशन ऑन इट। आईओ डिवाइस, ऑपरेशन ऑन इट, आपको सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा फेच करना, सेकेंडरी स्टोरेज की जो आपको एलोकेशन मिला है किसी फाइल का, उस पर डेटा राइट करना, या किसी एक्सटर्नल सोर्स, आप पेन ड्राइव लगाते हैं, आप इंटरनेट यूज करते हैं, आप स्कैनर यूज करते हैं, तो यू जस्ट स्पेसिफाई योर इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है, आपको पता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, टर्म यूज कर चुका हूँ कि आपका जो डिवाइस कंट्रोलर होगा, जो आपका डिवाइस ड्राइवर होगा, दैट विल बी एक्टिवेटेड करस्पॉन्डिंग टू आवर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। तो ये हमें या यूजर को ध्यान नहीं रखना है कि भाई ठीक है, हम स्कैनर की अगर हम बात कर रहे हैं, हम कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, हम प्रिंटर की बात कर रहे हैं, तो हमें आगे कैसे प्रोसीड करना। हम प्रिंट दे रहे हैं, दैट मीन्स हमने प्रिंटर को कमांड दे दी, इसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है कि उसका कंसर्निंग जो डिवाइस ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर जो है वो एक्टिवेट कराना और उसका फाइनली इंस्ट्रक्शन के बाद इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करना। तो ये चीज़ आगे भी लिखी हुई है, देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स दैट रिक्वेस्ट इनटू डिवाइस और कंट्रोलर स्पेसिफिक कमांड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आप आ जाइए, तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में अगर आएंगे तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में जो है, तो जो मैंने आपको बताया था, जब फंक्शंस डिस्कस किए थे, तो हमने बोला था कि जो फाइल मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट में क्या होता है, आप डिलीट कर रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, आप प्रोसेस क्रिएट हो रही है, प्रोसेस सस्पेंड हो रही है, प्रोसेस रिज्यूम हो रही है, तो इन सब के पीछे आपका वर्किंग है। अगर फिर से रिलेट करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर लें, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अगर आ रहा है तो उस दौरान प्रोसेस का एग्जीक्यूशन एक तरीके से होल्ड हो जाता है जब तक कि उसको डेटा नहीं मिलता। दूसरी प्रोसेस जो वेटिंग में पड़ी हुई है उसको प्रोसेसर एलोकेट हो जाता है। तो कैसे एलोकेट हो जाता है, यूजर नहीं कर रहा है ना, यूजर ना तो शेड्यूलिंग कर रहा है, तो वो काम कर रहा है, वो काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंपल टर्म्स पे, देयर आर मैनी डिटेल्स इन फाइल क्रिएशन, deletion, allocation and naming that user should not have to perform, ठीक है। आप रजिस्ट्री ओपन करते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज में आपका है, आप यहाँ पर अपने नाम का फोल्डर कोई बना दें तो वो आपको विजिबल है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ और नेमिंग कर रखी होगी, दैट विल बी यूनिक, ठीक है। एट्रीब्यूट्स होते हैं कि क्या आपने उसमें प्रिविलेजेस लगा दिए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, दिस इज रीड ओनली फाइल, दिस इज रीड ओनली फाइल, तो रीड ओनली फाइल के करस्पॉन्डिंग जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके एक्टिवेटेड होंगे, ठीक है। वो आपको नहीं करना, आपने तो इंटरफेस और सर्विस फंक्शंस के थ्रू उसको अप्लाई कर दिया, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड कराएगा कि ठीक है, दिस इज योर रीड
ओनली फाइल, तो उसके लिए करेगा कौन? वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपने क्रिएट किया तो उसके अगेंस्ट आपको क्या क्रिएट किया आपने, कोई फोल्डर या फाइल क्रिएट करी है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको स्टोरेज चाहिए होता है। जैसे जैसे उसमें आप कंटेंट ऐड करते जाते हैं तो स्टोरेज बढ़ता जाता है उसका। तो ये सारी चीज़ें करेगा कौन? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आप तो नहीं उस पर ध्यान देते हैं कि भाई इतना स्पेस होता चला जा रहा है, कितना हम लेकर जाएंगे। फाइल आपने डिलीट कर दी तो उतना स्पेस भी तो फ्री होना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आपने तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, लेकिन उसके कंटेंट एक्चुअली जो सेकेंडरी स्टोरेज में है वहां से उसको फ्री भी करना है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, blocks of disk space are used by files and must be tracked. Deleting a file requires moving the name file information and freeing the allocated block. वही है जो मैं बोल चुका हूँ। प्रोटेक्शन जो मैंने रीड ओनली बोला, must also be checked to assure proper file access. ठीक है, सिंपल टर्म्स में कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के तौर पर पिछली बार बोला था कि अगर आईपीसी जब डिस्कस हुआ था तो आईपीसी में था कि दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक विद इन सिस्टम प्रोसेसेस के बीच में होता है, एक ओवर द नेटवर्क होता है। तो विद इन जो सिस्टम होता है वो आपका मैसेज पासिंग के थ्रू हो सकता है, और जो आपका ओवर द नेटवर्क होता है उसमें आपके नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट यूज होने लगते हैं। एनआईसी आपने सुना होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उससे फिर डेटा ट्रैवल करने लग शुरू कर देता है अप टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो वो थोड़ा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। फिलहाल हमें करना है क्या? फिर से वही चीज़ कि हमें तो इंस्ट्रक्ट करना है, हमें तो उसे इंस्ट्रक्शन देने हैं कि भाई उस प्रोसेस को ये डेटा पास कर दीजिए, लेकिन करेगा कौन एक्चुअली? करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराने का जो मतलब है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करा रहा है। ठीक है, मैसेज पासिंग बिटवीन टू प्रोसेस इन द सेम मशीन और डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, और बिटवीन सिस्टम लिखा हुआ है। तो मैंने वही बताया कि ओवर द नेटवर्क की बात करें, बिटवीन सिस्टम्स का मतलब ही ओवर द नेटवर्क हो गया, चाहे आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो और चाहे आपका एक इंटरनेट हो। रिक्वायर्स मैनेज मैसेजेस टू बी टर्न्ड इनटू पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू द नेटवर्क कंट्रोलर। ठीक है, नेटवर्क कंट्रोलर की जो बात कर रहे हैं, एनआईसी की जो बात करी थी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं या लैन कार्ड आप बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। आईपीसी की अगर रिलेट कर लें तो आपका बिजनेस सिस्टम हो गया, और एनआईसी का जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो वो आपका ओवर द नेटवर्क। ठीक है, एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन का ब्रॉड एग्जांपल क्या है कि आपने क्या किया, आपने प्रिंट कमांड देना शुरू किया बट आपके पास प्रिंटर अटैच ही नहीं है। एक ब्रॉड एग्जांपल, प्रिंट कमांड आप दे रहे हैं लेकिन प्रिंटर एसोसिएटेड नहीं है, तो क्या करता है? एक एरर मैसेज दे देता है आपके सामने। ठीक है, तो ये डिटेक्शन हो रहा है, आपको नहीं पता ना। समटाइम्स होता है क्या है कि प्रिंटर हमारे पास सिस्टम में लगा होता है, लेकिन सर्टेन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने प्रिंटर को डी अटैच कर दिया, और डी अटैच करने के बाद कोई दूसरी डिवाइस लगाई, थोड़ी देर बाद आप भूल गए, आपने प्रिंट कमांड दिया, तो कैसे नोटिफाई होगा? वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। ठीक है, कि अप्रोप्रिएट हार्डवेयर फाइंड आउट नहीं कर पा। तो ये हार्डवेयर के टर्म्स में हो गया। दूसरा एक होता है सॉफ्टवेयर के टर्म्स में। सॉफ्टवेयर के टर्म्स में आपका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, अब नॉडेज तो डिस्क वगैरह का काम काफ़ी ख़त्म ही हो रहा है लगभग, क्योंकि अब इंटरनल और हार्ड डिस्क और स्टोरेज की रिक्वायरमेंट स्टिल जो डिस्क होती है वही आपका मान लीजिए कॉम्पैक्ट वर्जन हो गया, जो आपका डिस्क उसका सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क की जो बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर में, उसमें कैपेसिटी हार्ड डिस्क में ज़्यादा होती है, डिस्क में कम होती है। आपकी जो सीडी, जिसको सीडी या डीवीडी बोलते हैं। तो आप बोलते हैं ना स्क्रैचेस बहुत लग गए हैं सारी चीज़ें। तो स्क्रैचेस का मतलब क्या होता है? स्क्रैचेस का मतलब यही होता है कि जो आपका सेक्टर है वो डैमेज हो रहा है। तो सेक्टर डैमेज होने का मतलब क्या होता है कि सेक्टर हो गया, फिर ब्लॉक हो गया, ट्रैक होंगे, फिर सेक्टर होंगे, और सेक्टर के अंदर डेटा होता है। तो आप बोलते हो कि स्क्रैचेस ज़्यादा है, देखिए सीडी करप्ट हो रही है, तो वो जब भी आप कॉपी करेंगे या राइट करेंगे तो उस केस में जिस किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम होना शुरू होगी तो वो आपका क्या बताएगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करेगा।
मान लिए रिडंडेंसी साइक्लिक चेक, इस तरीके के कुछ एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों टर्म्स में आपको बता देता, अगर फाइल करप्ट हो जाती है, कॉपी नहीं हो रही है, कांट, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लेवल पे जो एरर डिटेक्शन होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देख लीजिए इसको, पढ़ते रहिए भाई आप भी, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत की वजह से कंटिन्यूअस उतना नहीं बोल पा रहा हूँ। बायो डिवाइसेस सारी चीज़ें वही है जो मैंने आपको भी डिस्कस किया। कोई चीज़ ना समझ में आई तो उसको नोट कर लीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे बाद में। अब देखिए कंपोनेंट की बात आ गई। तो अभी आपके पास सर्विसेज थी, तो सर्विसेज में मैंने क्या बोला था, वेरियस फंक्शंस आपके अप्लाई हो सकते हैं, हो सकता है सारे हो जाएं, लेकिन वो फंक्शंस आएंगे कहाँ से? तो सेपरेट कर दिया गया है सबको। कॉमन सिस्टम कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में सेपरेशन कैसे किया गया है? जैसे प्रोसेस की बात करें, आपको पता है ये, वैसे अगर मैं क्लास ले रहा होता तो आपके ऊपर डाल देता कि ठीक है आप इसको पढ़ लीजिए, अगर प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। कुछ भी इसमें नहीं है, सारी चीज़ें घूम फिर के वैसे ही आ रही हैं, बस इसमें फोकस्ड हो गया अबाउट प्रोसेस। जैसे कि वहाँ पर हमने क्या किया हुआ था, फाइल मैनेजमेंट, यहाँ पर दे दिया गया प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस में क्या है, देखिए क्रिएशन है, डिलीशन है, सस्पेंशन, रिजम्पशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन, दीज आर द कंपोनेंट्स रिलेटेड टू प्रोसेस, ठीक है। तो कैटेगराइज किया गया है कि ठीक है, हम प्रोसेस की बात कर सकते हैं, हम मेन मेमोरी की बात कर सकते हैं, हम फाइल की बात कर सकते हैं। इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात होगी, आईओ सिस्टम की बात होगी, ठीक है। तो प्रोटेक्शन सिस्टम की बात हो रही है। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या हो, जो मैंने अभी बताया आपको, क्रिएशन, डिलीशन, सस्पेंशन, रिजम्पशन। नेक्स्ट हमारा मेन मेमोरी मैनेजमेंट में, तो मेन मेमोरी मैनेजमेंट में डिटेल में ये बोल रहा कि कौन सा पार्ट आपका मेन मेमोरी का किस प्रोसेस को असाइन है, ये ट्रैक करना टेबल बनती है, आगे जाके आप देखेंगे। पीडीटी होती है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन टेबल, वो बताती है कि मेमोरी का कौन सा पार्ट आपका कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें ट्रैक करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। आगे देखेंगे कि कभी मेमोरी जब एक प्रोसेस का साइज ज़्यादा था, का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ या स्वैप आउट हुई, दूसरी प्रोसेस आई, उसका जो है एलोकेशन या उसकी रिक्वायरमेंट कम है, तो जो हमारे पास चंक फ्री है मेमोरी का वो तो ज़्यादा हो रहा है, बची हुई का क्या करेंगे, उसमें मे भी दूसरी प्रोसेस फिट हो पाए या ना हो पाए। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो आगे देखेंगे आप। फिलहाल ऑपरेटिंग सिस्टम की ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय हू। पीडीटी से क्या होता है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन टेबल से एंटायर क्या हो जाता है कि जो हमारी मेमोरी है वो कौन सी प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक यूज कर रही है और कितना पोर्शन हमारे पास फ्री है। सो दैट होगा क्या, उससे होगा यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिसाइड कि नई प्रोसेस इन हो सकती है या नहीं हो सकती, या कोई पुरानी प्रोसेस स्वैप आउट हुई तो उसको किस जगह रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, मेन मेमोरी का हो गया। इसके बाद फाइल मैनेजमेंट में देखिए, फाइल क्रिएशन, डायरेक्टरी क्रिएशन, support of primitives for manipulating file and directories, mapping files on secondary storage। मैपिंग फाइल्स ऑन सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब समझ रहे हो, जब भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो होता क्या है कि जो प्रोग्राम होता है वही आपका प्रोसेस बन जाता है जब एग्जीक्यूट होता है। तो ये फिर रिक्वायर्ड, तो डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तो मैपिंग हो जाती है कि जो हमारी मेन मेमोरी में है, जो भी इंस्ट्रक्शंस को रिक्वायर्ड है वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी पेज के फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट। फाइल बैकअप on stable storage device। IO system management, buffer cache, IO system consists of a buffer caching system, general device driver interface, driver for specific hardware devices।
तो ये इंटरफेस हो गया, और एक ही इसमें स्पेसिफिकली इंटरफेस की बात कर दी गई है, और इसमें आपकी ड्राइवर की बात कर दी है स्पेसिफिक। जो ना समझ में आने वाला है यार, थोड़ा जो आपका टेक्निकल टर्म लग रहा होगा, अब बफर कैशिंग सिस्टम तो ये भी डिस्कस हो चुका है। जैसे प्रिंटर के केस में मैंने स्पूलिंग का एग्जांपल दिया था, इट इज़ अ काइंड ऑफ बफरिंग। ठीक है। कैशिंग की बात क्या हो गई, जैसे कैशिंग की बात हो गई, बार बार एक डेटा आपको उठाना है, इनपुट लिखा हुआ है तो इनपुट आउटपुट में तो डेटा को रीड भी करना है, तो डेटा को जब रीड करना है तो कैशिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसर को अवेलेबल होती है, तो वहाँ से कैशिंग सिस्टम उठाते हैं कि ठीक है, रादर देन हम इन्वोक करें स्पेसिफिक डिवाइस कंट्रोलर को कि सेकेंडरी स्टोरेज से आप डेटा वहाँ से उठा कर लाएँ और बार बार करें, तो उसको कैशिंग लगा दी। बफरिंग का केस भी उसी तरीके से हो गया, आपका जो स्पूलिंग का एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे आपको फाइल क्यू अप करनी है तो आप स्पूलिंग में क्यू अप कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट सिंपल है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज एलोकेशन एंड डिस्क शेड्यूलिंग। ये देखिए नेटवर्किंग की जब हम बात कर रहे हैं, जब अभी हमने कम्युनिकेशन की बात करी थी ना, तो उसमें हमने बोला था विद इन सिस्टम और आउटसाइड सिस्टम या ओवर द नेटवर्क। तो नेटवर्किंग का बात ही यहीं पर आ गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के केस में। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझ रहे हैं, बिखराव, फैला हुआ, वितरित, जो हिंदी शब्द में बोलते हैं, मतलब वो जो लोकेशन है वो आपकी स्कैटर्ड है। लोकेशन ऑफ व्हाट, लोकेशन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम्स या नेटवर्क कंपोनेंट्स। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एनआईसी मैंने बोला था आपको रिस्पॉन्सिबल होता है। सोर्स डेस्टिनेशन नेटवर्क के कॉन्सेप्ट रखते हैं। पैकेट के फॉर्म में डेटा कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल पीसेस में। पैकेट की डेटा यूनिट हो गई, उसी फॉर्म में डेटा आपका ब्रेक करके भेजा जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन। और डेस्टिनेशन एंड पर भी यही काम होता है कि जो डिवाइडेड जो पीस ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ पैकेट आ रहे हैं उनको कलेक्ट। ठीक है। collection of process that do not share memory or clock equal the processor in the system are connected to a communication network takes place using a protocol. A distributed system provides user access to various system resources and hence allows computation speed up। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रोटेक्शन सिस्टम की बात कर रहे थे, तो प्रोटेक्शन सिस्टम की बात वही जो मैंने बोला कि रीड राइट एग्जीक्यूट वाला जो कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं वो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एक मोटा एग्जांपल यही हो सकता है कि आप वेरियस यूज़र्स आपने क्रिएट कर रखे हैं, उन यूज़र्स को सर्टेन प्रिविलेज दे रखे हैं। एडमिन है तो एडमिन को फुल कंट्रोल दे रखा है, बाकी कुछ पावर यूज़र हो सकते हैं, कुछ नॉर्मल यूज़र्स हो सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड कौन कराता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा इंटरफेस टाइप का आ जाएगा कि कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप अभी ग्राफिकल की बात कर रहे थे, अब जब कमांड की बात करेंगे तो कमांड कभी कभी आप गलत भी लिखते हो, कभी सही, मतलब मोस्टली तो सही लिखते हो, कभी कभी गलत भी होता है। तो गलत जो कमांड लिख रहा है उसको भी वो इंटरप्रेट करके कोशिश करता है कि पॉसिबल सोल्यूशन हो, अगर रिलेटेड है तो पॉसिबल जो सजेशंस होते हैं वो प्रोवाइड कराता, अदरवाइज कैन नॉट फाइंड करके दे देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हर एक जितना भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ, देखिए वही लिखा हुआ है, उन सबसे रिलेटेड आपका कमांड के फॉर्म में भी हम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जनरली हमने बोला यूनिक्स लाइनिक्स के केस में वो भी अब खैर ग्राफिकल फॉर्म में ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन कमांड बेसिस पे जो काम करता है उनके सब के लिए जितने भी आपने कंपोनेंट्स देखे हैं उनके अगेंस्ट एक कमांड होते हैं, और उसको इंटरप्रेट करना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, आइदर बाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और आइदर बाई कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। तो उसको इंटरप्रेट करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। सर प्रॉब्लम हो रही है तो बाद में पढ़ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या, बहुत धीमी आ रही है मनीष? हाँ, थोड़ा देर से मैसेज देखा है आपका।
बहुत धीमी आ रही है आवाज। सर कम हो जाती है। अच्छा, कम हो जा रही है। तो फिर ऐसा करो यार, क्योंकि तेज चिल्लाता हूँ तो खांसी आना शुरू हो जा रही है। तो आप ऐसा करो कि ये लगभग कंप्लीट हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है उस पे आ जाइएगा। उसमें ये रीएंट्रेंट कर्नेल देखिए हो ही गया था। जो हमारा मेन पार्ट होगा ये सिस्टम कॉल का है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे, तब तक आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। ब्रीफिंग में हल्की सी करे दे रहा हूँ कि सिस्टम कॉल डेफिनेशन मैंने बता दी है। इस पे मत जाइएगा कि जनरली ये सी का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि सिस्टम कॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उस सिस्टम कॉल का क्या काम है? उस सिस्टम कॉल का काम है कि सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल के बीच में जो जितना भी कंटेंट है उसको कॉपी करना, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए सोर्स फाइल भी चाहिए और डेस्टिनेशन फाइल भी चाहिए। और ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि अगर हम सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कॉपी कर रहे हैं तो क्या क्या हमारे इंटरमीडिएट स्टेप्स होंगे, सिस्टम कॉल को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, या सिस्टम कॉल स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीड करें। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ये 5वीं स्लाइड पड़ी हुई है आई थिंक उस पे। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना? हाँ, 5वीं स्लाइड पड़ी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। यही एक्चुअली हमारा लैब वर्क भी होगा, जो पहला प्रोग्राम होगा हमारा, तो वो सी में ही हम करेंगे। और सी में जो करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ऑफ जी सिस्टम कॉल है, इसी को हम आगे करेंगे, फिर शेड्यूलिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। मैं इसको और भेजे दे रहा हूँ। आपका जो लैब का है, लैब का बन चुका था, उसका भी कोड भेजे दे रहा हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्यूसडे से फिर हम लैब स्टार्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, मतलब पूछ लीजिए, लेना क्या है। अगर हेजिटेट मत होइएगा, तो थोड़ा बहुत डाउट है तो पूछ सकते हैं। पूरी क्लास में किसी को कोई डाउट है? चलिए, ओके, थैंक यू। वो देख लीजिएगा आप, और बाकी लैब में ऐड हो जाइएगा, ठीक है। अगर किसी कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करें। थैंक यू।